नमस्कार। आज हम एनडीपीएस एक्ट 1985 पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर उन सवालों पर जो जांच अधिकारियों से जिरह में पूछे जाते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, खास तौर से अफीम यानी धारा 18 और भांग यानी धारा 20 के मामलों के लिए। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के पीछे की रणनीति क्या है। आखिर ये सवाल जो ज्यादातर प्रक्रिया यानी प्रोसीजर पर होते हैं, किसी एनडीपीएस केस के नतीजे के लिए इतने अहम क्यों हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल तो अक्सर शुरुआती जानकारी को लेकर ही होता है। बिल्कुल। देखिए, ये सवाल सीधे ना जांच की बुनियाद पर सवाल उठाते हैं। इनका मकसद ही यही होता है कि प्रक्रिया में कहाँ कमी रह गई उसे सामने लाया जाए। एनडीपीएस एक्ट में कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 42, 50, 55, 57। इनका पालन करना बहुत जरूरी है। इन सवालों से बस यही परखा जाता है कि इनका पालन हुआ भी है या नहीं। अच्छा, तो धारा 42 से शुरू करते हैं, शुरुआती जानकारी और एक्शन। जैसे ये सवाल कि क्या एक्शन लेने से पहले जो भी सूचना मिली थी उसे लिखा गया था या फिर क्या उसकी कॉपी फौरन सीनियर ऑफिसर को भेजी? ये लिखना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, धारा 42 के तहत कुछ खास हालात में जो जानकारी मिली है उसे लिखना और अपने सीनियर अफसर को बताना, ये कानूनन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया ना, तो वो जो पूरी रेड हुई या तलाशी हुई, उसकी लीगैलिटी पर ही सवाल उठ जाता है। अरे जी, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। इससे पता चलता है कि एक्शन किसी ठोस जानकारी पर लिया गया था या बस ऐसे ही, और ये भी कि प्रक्रिया ठीक से फॉलो हुई। कई बार तो वो लिखने का टाइम या सीनियर को फौरन बताने में जो देरी होती है ना, वो भी बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा पॉइंट बन जाता है। मतलब प्रक्रिया की पहली सीढ़ी ही पक्की होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं व्यक्ति की तलाशी पर, मतलब धारा 50। इसमें ये सवाल तो बहुत ही सुना है। क्या आरोपी को साफ साफ बताया गया कि उनके पास किसी गेजेटेड ऑफिसर यानी कोई सीनियर सरकारी अफसर या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करवाने का हक है? ये ऑप्शन देना इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, धारा 50 आरोपी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। ये सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि पक्का करना है कि आरोपी अपना ये अधिकार समझ गया है और उसने अपनी मर्जी से हाँ या ना कहा है। अच्छा। अगर ये विकल्प सही ढंग से नहीं दिया या जैसे उसकी सहमति ठीक से रिकॉर्ड नहीं की, तो ये बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक चूक मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसों में, जैसे मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य का केस था, उसमें साफ कहा है, ऐसी चूक से तो कई बार आरोपी बरी तक हो जाते हैं। ओह! हाँ, और इसमें यह भी शामिल है कि तलाशी लेने वाले अफसर ने पहले अपनी तलाशी दी या नहीं, ताकि ये शक न रहे कि उसने खुद कुछ रख दिया हो। सही बात है, मतलब सहमति दबाव में तो नहीं ली, ये भी देखना होता है। ठीक है, अब जब्ती और सबूत के मैनेजमेंट पे आते हैं। धारा 55, वजन करना, सैंपल लेना, सील लगाना और फिर उसे सेफ कस्टडी में जमा कराना। जैसे ये सवाल कि जब्ती से लेकर माल खाना, मतलब पुलिस स्टेशन का स्टोर रूम तक वो केस प्रॉपर्टी किसके पास थी? क्या सील सही सलामत थी, टूटी तो नहीं? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी, मतलब सबूतों की कड़ी। ये पक्का करती है कि जो चीज जब्त हुई, लैब तक पहुंचने तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। अगर इस चेन में कोई भी गैप है, जैसे मालखाना इंचार्ज के रजिस्टर में एंट्री देर से हुई या सील ठीक नहीं लग रही, तो पूरा केस कमजोर पड़ जाता है। धारा 55 यही कहती है कि जब्त सामान ठीक से थाने के मालखाना इंचार्ज को जमा कराना होगा। और हाँ, मौके पे वो चीज क्या थी, ये कैसे पहचाना, जिस तराजू से वजन किया वो सर्टिफाइड था या नहीं, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। और वो स्वतंत्र गवाहों वाला पॉइंट, अक्सर ये पूछा जाता है ना कि मौका वारदात पर तो पब्लिक थी, फिर आम लोगों में से गवाह क्यों नहीं बनाया? और धारा 57 के तहत रिपोर्टिंग का भी सवाल होता है, जैसे क्या गिरफ्तारी और जब्ती की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर सीनियर ऑफिसर को भेजी? हाँ, स्वतंत्र गवाह जो हैं वो मामले को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं, खासकर तब जब सिर्फ पुलिस वाले ही गवाह हों, जिन्हें कई बार स्टॉक विटनेस कह दिया जाता है, मतलब जो अक्सर पुलिस के गवाह बनते हैं। अच्छा। और धारा 57 का पालन, यानी सीनियर ऑफिसर को टाइम पर, आमतौर पर 48 घंटे में बताना, ये दिखाता है कि प्रक्रिया फॉलो हो रही है। अगर जरूरी कागजात जैसे नोटिस हैं, रिपोर्ट है, गवाहों के बयान हैं, वो सब नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन का केस तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। जैसे क्या दूसरे एंगल से भी जांच की, बयान अपनी मर्जी से दिए गए थे या नहीं, क्वांटिटी ठीक से चेक हुई, और वो एफएसएल भेजने का पूरा प्रोसेस क्या था? एफएसएल फॉर्म ठीक से भरा, मालखाना रजिस्टर में एंट्री हुई, सील सही सलामत लैब पहुंची, ये सब। बिल्कुल, ये सारे सवाल जांच कितनी निष्पक्ष और पूरी थी, ये देखते हैं।
क्या जांच बस एक ही दिशा में चलती रही या सारे पहलू देखे गए? जब्ती से लेकर लैब तक पूरी प्रक्रिया शक से परे होनी चाहिए और ठीक से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एफएसएल फॉर्म, मालखाना रजिस्टर, सील की हालत, सब कुछ। और आखिर में कुछ सवाल तो सीधे जांच अधिकारी की क्रेडिबिलिटी पर भी होते हैं, जैसे क्या पहले भी ऐसी प्रक्रिया में गलती करने पर आपको फटकार लगी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी को जानबूझकर फंसाया गया। हाँ, ये तो सीधे सीधे अफसर के पिछले रिकॉर्ड या उसके इरादे पर सवाल उठाते हैं, ताकि जूरी या जज के मन में उसकी गवाही को लेकर शक पैदा किया जा सके। तो कुल मिलाकर समझें तो ये सवाल बस ऐसे ही नहीं पूछे जाते। ये तो एनडीपीएस एक्ट की जो सख्त प्रक्रियाएं हैं, उनका एक तरह से सिस्टमैटिक ऑडिट है। हर सवाल प्रोसिक्यूशन की केस में कोई ना कोई संभावित कमजोरी ढूंढने की कोशिश है। और ये प्रक्रिया की ईमानदारी इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में सज़ाएं बहुत सख्त हैं। इसीलिए अदालतें भी बहुत सख्ती से देखती हैं कि नियम फॉलो हुए या नहीं, जैसा कि पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह केस में भी कहा गया था। एक तरह से देखें तो ये सवालों की लिस्ट डिफेंस लॉयर के लिए एक चेकलिस्ट जैसी है, जिससे वो केस की कमज़ोर कड़ियों को पकड़ सकें। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानून में हर छोटा कदम कितना मायने रखता है। पर असल में ज़मीन पर क्या होता होगा? क्या ये सारी प्रक्रियाएं हमेशा 100% फॉलो हो पाती हैं, या फिर कुछ सिस्टम की मजबूरियां, दबाव या शायद ट्रेनिंग की कमी भी इसमें रोल निभाती होगी? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।